सोना बीएलडब्ल्यू या सोना कॉमस्टार, इस कंपनी को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज से काफी समय पहले हमने इसके ऊपर डिस्कशन करे हुए हैं। आप सोना कॉमस्टार मनी मैटर्स लिखेंगे अगर यूट्यूब पे, मेरे जितने भी वीडियोस है वो आ जाएंगे। और जब हमने बात करी थी इसका, लगभग यहां हमने पहला डिस्कशन किया था कि ये बॉटम बना के ऊपर जा रहा है और ये जा सकता है। ये डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि कभी भी कोई बढ़िया स्विंग्स नहीं बन पा रहे, क्योंकि जिगजैग बहुत ज्यादा हो रहा है। स्विंग्स वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर भी हमें ये देखना होगा क्या ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है, क्या ये एक नए ब्रेकआउट के लिए तैयार है और नए तेजी में जा सकता है। वो सारी चीजें हमें एनालाइज करनी होगी। अगर हमारे पास नीचे से पड़ा है, हमारे पास आज की डेट में क्या ऑप्शंस है। अगर हम आज लेना चाहते हैं, क्या ये फंडामेंटली उतनी अच्छी है कि लिया जाए या ना लिया जाए। अगर हम स्विंग करना चाहते हैं, क्या इस चार्ट को रडार पर रखें या ना रखें। उन सब चीजों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आपका भी किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप बता सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए, नाम आप हमें उसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर अगला वीडियो ला दें। जो भी डिस्कशन हो उसे अपने एडवाइस के साथ जरूर कंसल्ट करना है बाय सेल के लिए। लेकिन इस वीडियो को आप एजुकेशन के लिए देखिए, अपनी लर्निंग के लिए देखिए, बाय सेल के लिए बिल्कुल ना देखें। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटली देखा जाए तो यहां पे मार्केट कैप देखिए 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है। हमने जब डिस्कस किया था तो 25 से 30,000 करोड़ की मार्केट कैप थी, वहां से काफी अच्छा ऊपर आ चुका है। उसके बाद अगर आप स्टॉक का पी देखेंगे तो आपको डेफिनेटली एक्सपेंसिव लगेगा। क्यों? क्योंकि आरओसी और आरओई उतने अच्छे नहीं है कि इस पी को जस्टिफाई करे। लेकिन इसका जरा इंडस्ट्री पी देखिए कितना है। अच्छा, ये तो उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी ये ओवर वैल्यूएशन की फर्स्ट इंस्टेंस में निशानी देता है। लेकिन क्या ये माना जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे काफी कम है, और यहाँ पे प्रमोटर्स ने कुछ माल यहाँ पे निपटाया भी है कि भैया तुम रखो। ये भी यहाँ पे होता हुआ नजर आया, हमें पता चलता है। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, जो एक अच्छा साइन है। ईपीएस 9 रुपए के आसपास आ रहा है, यानी अगर हम करंट मार्केट प्राइस से देखें तो लगभग 1% 1.25% का ईपीएस आता है। प्रमोटर की होल्डिंग अनप्लेज है, दैट इज गुड थिंग। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी, काफी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ कही जाएगी। मार्केट कैप टू सेल्स हमें ओवर वैल्यूएशन की तरफ निशानी देता है। पीजी रेशियो ओवर वैल्यूएशन की तरफ निशानी देता है। फ्री कैश फ्लो है, ये अच्छी बात है। अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, हमने सिर्फ ये देखा क्या पैरामीटर क्या बोल रहा है, वो हमें एनालाइज करना है। आगे समझिए, मार्केट ने इसको एक्सेप्टेड प्राइस अर्निंग रेशियो क्या दिया है पिछले कई सालों में, तो ये 78 का है और अभी 83 के आसपास चल रहा है। तो हम इसे ओवर वैल्यूड नहीं कह सकते। मार्केट ने एक ये जो है वो रेशियो एक्सेप्ट कर लिया है। कितने साल में? पिछले 5 साल में। हालांकि 5 साल इसकी लिस्टिंग को हुए नहीं है, 2021 में लिस्ट हुआ था। लगभग 5 साल हो जाएंगे आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, लेकिन इतने साल में भी ये एक्सेप्टेंस पी रेशियो रहा है, हमें मानना होगा। आगे चलते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स को जरा ध्यान से देखिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पे देखिए इसकी सेल्स में ग्रोथ अच्छी दिख रही है, वो हमें पता चल रहा है कि सेल्स जो है वो अच्छी ग्रोथ कर रही है। मार्जिन्स को अगर देखेंगे तो 25-30% की रेंज में रहते हैं, लगभग 28% के एवरेज मार्जिन निकल के आते हैं ओपीएम, जो काफी अच्छा माना जाएगा। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी आपको दिखेगा कि अच्छी खासी कंपनी ने खुद की ग्रोथ बनाई है, और पीछे ऐसे नेट प्रॉफिट नहीं थे, काफी अच्छी नेट प्रॉफिट की ग्रोथ बनाई है। और उसके बाद भी ये नहीं चल रही, मतलब बड़ी तेजी में नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? ऑलरेडी आपका प्राइस अर्निंग रेशियो काफी ज्यादा होता है, तो नए निवेशक जो होते हैं, जो समझदारी से बड़ा पैसा आता है, वो नहीं लेकर आते हैं। ये रियलिटी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखिए इसका 2020 का डाटा देखिए, प्रॉफिट देखिए। 2021 का डाटा देखिए, प्रॉफिट देखिए। 22 का डाटा और प्रॉफिट देखिए। अब 23 में 24 में ये प्रॉफिट आपके सामने है, कितना हो गया है। 518 करोड़ का लास्ट ईयर प्रॉफिट बुक कंपनी ने किया है। 3000 करोड़ की सेल्स पे 518 करोड़ का प्रॉफिट। तो इसका मतलब आप समझ के देखिए कि यहां पर ये कंपनी जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छा मेंटेन कर रही है। ओपीएम तो 28% मेंटेन हो रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना अच्छा मेंटेन हो रहा है, लगभग 18% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये 18% का अच्छा माना जाएगा। 16 से 18% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम कंपनीज में होता है, और अगर है तो काफी अच्छा कहना पड़ेगा। लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज होती है, वो भी हमें देखनी होगी। आगे समझिए, यहाँ देखिए कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी रही है, अच्छी मानी जाएगी। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी कहेंगे, खराब तो नहीं कह सकते। स्टॉक प्राइस सीएजीआर रिटर्न्स कुछ है ही नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल में तो रिटर्न दिख रहे हैं, बाकी कुछ खास रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, तो इसे भी अच्छा कहा जाएगा, हम खराब नहीं कह सकते। आगे समझिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखिए, ये लगातार अपना माल देते जा रहे हैं। इन्होंने लगातार अपना माल दे दिया है। अच्छा, दिया है तो किसको दिया है? देखो, ये ऐसा नहीं कि आपको चिपका है, एफआईआईज की तरफ शिफ्ट हुआ है और डीआईआईज की तरफ शिफ्ट हुआ है। पब्लिक के पास शिफ्ट हुआ है क्या? ना 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 ना, पब्लिक के पास कुछ शिफ्टिंग नहीं है, पब्लिक के तो हाथ से शिफ्ट हुआ है। देखिए, कभी शेयर होल्डर का नंबर देखिए आप कितना था, होल्डिंग देखिए कितनी थी यहां पर। अब देखिए होल्डिंग सिर्फ 7% के आसपास है, और 4 लाख शेयर होल्डर सभी इसके बने हुए हैं। तो इसको आप समझ के देखिए कि 7% माल पब्लिक के पास है। अभी हमने इसको देखा कि ये 45,000 करोड़ की मार्केट कैप है, उसमें से अगर हम 7% को अगर कंसिडर करते हैं तो लगभग ये आएगा 30 से
3200 करोड़ की मार्केट कैप, 3000 से 3200 करोड़ की मार्केट कैप जो है वो निकल के आती है। यानी कि 3000 करोड़ के आसपास का पैसा रिटेलर्स का है, यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो, या फिर आप एक कह सकते हो कि पब्लिक का लगा हुआ है। बाकी जो पैसा है वो सीधा का सीधा आज की डेट में वैल्यू बड़े प्लेयर्स की है। आगे समझिए, अभी इनकी प्रेजेंटेशन हुई थी, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन अगस्त में, उसमें इन्होंने अपना बताया है कि हमने पिछले 3 साल में कैसे ग्रोथ करी है मार्जिन्स के टर्म्स में, और CAGR कैसे रखी है, और ये यहाँ पर हमने रिटर्न्स कैसे निकाले, इन्होंने सब कुछ बताया है, जो एक कंपनी के लिए अच्छी बात भी है, बताना भी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया सोना और कॉमस्टार कैसे बने। पहले सोना नाम था एक कंपनी का और एक कॉमस्टार थी, दोनों का यहाँ पे 2019 के आसपास सोना ने इसको एक्वायर कर लिया और नई कंपनी बनी सोना कॉमस्टार। उसके बाद ये लगातार जो है वो अपना ग्रो कैसे कर रहे हैं वो बताते जा रहे हैं। इनके नए प्लांट जो है वो काम चालू कर चुके हैं, तो उसके बारे में बताया है, और इन्होंने मेजॉरिटी स्टॉक जो है नोवेलिक में भी एक्वायर किया है, उसके बारे में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। अब देखिए, अवार्डेड कॉन्ट्रैक्ट फॉर EV मोटर्स, ये ध्यान रखिए, EV के अंदर इसका एक बड़ा रोल निकल के आ रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। आगे चलते हैं यहां पर। अब ये जो इन्होंने बताया है वो क्या बताया है, एक्वायर्ड कॉमस्टार फॉर मोटर कैपेबिलिटीज। क्यों एक्वायर किया था? मोटर कैपेबिलिटीज के लिए, क्योंकि ये सारी चीजों का बिजनेस जो है वो सोना कॉमस्टार करती है। अब मैं इसको डिटेल में तो फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन इतना दिखाना चाहता हूं, पोर्टफोलियो ऑफ EV फोकस प्रोडक्ट, और ये सारे EV फोकस प्रोडक्ट है जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ आगे और मानी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी तो इनकी ग्रोथ है ही, लेकिन इनकी वजह से और ग्रोथ में तेजी आ सकती है। आगे चलिए, इसको समझिए। यहां पर देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, एक्वायर्ड नोवेलिक फॉर वेव रडार एंड चिप डिजाइन कैपेबिलिटीज, जो कि हमारे व्हीकल्स के लिए नेसेसरी होने वाली है, ये इसके लिए बिजनेस के लिए काम करेगी। तो इन सब के लिए सोना कॉमस्टार वर्क कर रही है। यानी आप मैनेजमेंट का फोकस देखिए, अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर है, ये मानना होगा। यानी कंपनी का मैनेजमेंट यहां पे अच्छा कहा जाएगा, मानना पड़ेगा। अब ये क्या है, इन्होंने आगे का रोड मैप दिया है कि हम किस किस तरह क्या काम कर रहे हैं। अब आप ऑटो पार्ट्स में अगर काम करते हैं तो आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को, वरना नहीं समझ पाएंगे, या फिर आपको डिटेल इसके ऊपर बैठना पड़ेगा, तब समझ आएगा। ओवरऑल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि कंपनी ऑटो पार्ट से रिलेटेड या फिर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम है वो अच्छे से कर रही है, जिसमें EV और बाकी की चीज़ें जो भी है इसके बिजनेस के लिए जरूरी, उन पर फोकस किया जा रहा है। आगे समझिए इसको। यहां पर अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स पे, देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। फंडामेंटली ये कहा जाएगा कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, लेकिन दिक्कत एक ही है, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव नजर आते हैं, ये मानना पड़ेगा। अब इसको चार्ट पे एनालाइज करके देखते हैं चार्ट क्या बोलता है। अब हमारे सामने चल रहा है सोना BLW का चार्ट, जरा ध्यान से इसे समझिए। IPO से लिस्टिंग के बाद में स्टॉक ने एक जबरदस्त 184% का गेन जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को दिया। अगर किसी ने IPO लिस्टिंग के बाद भी पैसा लगाया था तो भी उसे काफी अच्छा रिटर्न मिला, और ये बात है 2021 जून जुलाई के आसपास की। उसके बाद क्या हुआ है, ध्यान से समझिए। उसके बाद एक करेक्टिव वेव आई, जो कि लगभग 52% अपने हाई से करेक्ट हो गई थी। 52% करेक्शन के बाद में अभी जो स्टॉक है वो 700-750 की रेंज में जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब जिसको जरा इमेजिन करके देखिए, जिसने IPO में यहाँ पे पैसा लगाया होगा इस प्राइस के आसपास, अब ये प्राइस कितना है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो लगभग ये नजर आता है 300 रुपए के आसपास। किसी ने 300 के आसपास पैसा लगाया आज से 3-3.5 साल पहले, तो उसका अभी की डेट में अगर वो एज ए इन्वेस्टर होल्ड करके बैठा है, पैसा डबल हो चुका है। 3 साल में पैसा डबल किया है, तो उसे अच्छी कंपनी माना जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनी तो आप कम से कम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब कायदे से बहुत अच्छी है या नहीं है, वो आप इसके मैनेजमेंट की स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा। मेरे हिसाब से काफी अच्छी कंपनी है, और अच्छी कहना भी चाहिए। अब ये चीजें हमें क्लियर होती है। अब यहां पे चलिए, अब देखिए यहाँ पे गिरावट के बाद एक बेस बिल्डिंग हुई, बेस बिल्डिंग के बाद यहाँ से ऊपर आया, ऊपर रीटेस्ट, और ऐसे करते 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 उसने अभी हमारे पास 730-750 के आसपास चल रहा है। आज की डेट में अगर हम देखना चाहें तो एक बार मैं इन सारी ड्राइंग्स को हाइड करता हूं। हाँ, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। स्टॉक के लिए एक चीज आप नोट करिए, यहां पर 700 के ऊपर रुक पाना बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो रहा है, और ये नीचे से बुल्स वापस कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऊपर खींचा जाए, जबकि बेयर्स यहां पे हैवी प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इतना हमें पता चलता है। अगर हम खाली इसके वीकली चार्ट को देखें, खाली वीकली चार्ट देखें, तो वीकली का ट्रेंड क्या है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, दोनों बुलिश है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। मुझे तो दोनों बुलिश नजर आते हैं, इसमें मुझे कोई खराबी नजर नहीं आती। अब इसी चार्ट को जरा हम एक बार मंथली कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ये मंथली चार्ट देखिए। अब क्या मंथली ट्रेंड मुझे खराब नजर आ रहा है? नहीं, ये मंथली ट्रेंड भी बुलिश नजर आ रहा है, खराब तो नहीं कह सकते। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मंथली, तो यहाँ पे मंथली ट्रेंड लिखा, शॉर्ट टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम, और लॉन्ग टर्म भी सेम निकल के मेरे पास आता है, बुलिश है, मैं खराब नहीं कह सकता, इतना नोट करना होगा। अब जरा एक बार डेली ट्रेंड को देखते हैं कि डेली चार्ट का ट्रेंड हमें क्या बोलता है। सो लुक एट दिस, ये लोड हो जाए, यस, ये डेली चार्ट का ट्रेंड है हमारे सामने। अब जरा इसको एक बार हम नोट करते हैं, ध्यान से देखिए। डेली चार्ट पे आपको जिगजैग बहुत दिखेगा। अगर कोई भी स्टॉक का डेली चार्ट ऐसे जिगजैग ज्यादा करता है, तो वहां पे एक चीज पक्की मानना, वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बढ़िया नहीं होता। स्विंग नो,
नो, नो और नो। क्यों? क्योंकि उसमें वो प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो उसे स्टॉक परेशान करता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करता है। यानी वहां पर उसके लिए स्विंग नहीं बनता, और स्विंग वाले को चाहिए कंटिन्यूअस मोमेंटम या फिर ट्रेंड। तो ये प्रॉपर ट्रेंड नहीं बनता, स्लो मूविंग ट्रेंड होता है। तो यानी ये हमें पता चल गया, स्विंग वाले इसे शायद कम पसंद करेंगे, लेकिन इतना मानना होगा कि ओवरऑल चार्ट बुलिश है। अब देखते हैं किया क्या जाए, उसमें हम बात करेंगे कि यहां पे अभी जिनके पास पड़ा है वो क्या कर रहे होंगे, और अगर अभी किसी के पास नहीं पड़ा, कोई फ्रेश लेना चाह रहा है, तो उसकी थिंकिंग क्या होगी, हम उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं वीकली कन्वर्ट करूंगा। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, और ध्यान रखिए हम इसमें टोटली रॉन्ग भी हो सकते हैं, इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। अब हमारे सामने आ गया है यहाँ पे वीकली चार्ट। अब इस वीकली चार्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि किसी ने इसमें नीचे से पोजीशन बना रखी है। हम मानते हैं किसी ने स्मार्ट मनी जो है वो नीचे से, अगर यहां से बैठा है, यहां से बैठा है, तो क्या वो इसे बेचेगा? दो टाइप के लोग होंगे उधर, जो एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि क्या वो सेलिंग प्रेशर बनाएंगे? आंसर इज नो। शॉर्ट टर्म वाले जो है वो ₹640 के साथ यहाँ पे टिके होंगे एज इट इज। अच्छा, 640 कैसे? 640 का लेवल यहां तक भी इंपॉर्टेंट था, यहां भी इंपॉर्टेंट है, और अभी रिसेंट में भी इसी को इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के स्टॉक ऊपर आया है और वापस इन हाइज को काटने की कोशिश करता हुआ नजर भी आ रहा है। तो 640 के साथ शॉर्ट टर्म वाले बैठे होंगे। अब ज्यादातर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लोग नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म वाले होंगे। वो इसमें बैठे हैं ₹560 के साथ में। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये रेंज, इसके साथ जब तक ये इसके ऊपर है, यहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड एज इट इज है। इसके नीचे आते ही मुझे नहीं पता क्या होगा, रिव्यू बनेगा और फिर कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। यानी ये लोग तो अभी बेचने वाले नहीं होंगे, ऐसा लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई फ्रेश पैसा लगाने वाले आएंगे क्या? फ्रेश इन्वेस्ट वाले बात कर रहे हैं, स्विंग की नहीं। क्या फ्रेश इन्वेस्ट वाले आएंगे? तो देखो, पहले ये देखो कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। कैसे हैं भाई फंडामेंटल? मैं अच्छे कहूंगा, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव है। क्या हम ये कह सकते हैं कि मुंह में पानी आने वाले फंडामेंटल? नहीं, लेकिन मैनेजमेंट को देख के ऐसा लगता है कि यार ये कुछ कमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक अमाउंट अलोकेट वो जरूर कर रहे होंगे। अगर कोई स्मार्ट मनी है, हो सकता है उसने एक अमाउंट अलोकेट जरूर किया होगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, फंडामेंटली हम ओवरऑल ठीक ठाक कह सकते हैं, इवन स्लाइटली ज्यादा अच्छा ही कहेंगे, बुरा तो नहीं कह सकते, ये तो पक्का हो गया। अब टेक्निकली बात करो तो टेक्निकली स्टॉक कैसा है? बुलिश ट्रेंड में है। तो यहाँ पे फ्रेश जो इन्वेस्ट करने वाले वो आएंगे, डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि एक बार में वन टाइम वो पूरा पैसा नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, वन टाइम वो पूरा पैसा नहीं लगा रहे होंगे, वो इसे एक डिप पे लेने की सोचेंगे। अब वो डिप मैक्सिमम यहां तक की होनी चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे आए, कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। मिलना मुश्किल है, हम एक संभावना की बात कर रहे हैं, क्योंकि संभावनाओं से ही हमारे दिमाग का विकास होता है और विस्तार होता है, ये ध्यान रखना है। तो हमने संभावना की बात करी, वन टाइम नो, वन टाइम वाले तो नहीं आएंगे, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जिगजैग जिगजैग करता है तो वन टाइम में क्यों लगाना? जिगजैग मिलता है ना, नीचे आएगा तब लगाएंगे ना ज्यादा अच्छा। तो कुछ ना कुछ एंटर जरूर कर सकते हैं, बट वो वन टाइम पूरा पैसा नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे कोई स्विंग वाले आएंगे क्या? स्विंग ट्रेडिंग, तो आंसर है नहीं। स्विंग वालों को इससे बचना चाहिए, नो। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि कभी भी आपका एसएल खा के, जैसे ऐसे आके स्टॉक ऐसे वापस जा सकता है और आप देखते रह जाएंगे क्या हो। अगर आपने बेचा तो भी आप रोएंगे, क्यों? कि भाई मेरा एसएल खा के भाग गया। अगर आपने नहीं बेचा तो फिर स्टॉक यहां तक आया तो फिर वापस पछतावा होगा। मतलब टेक्निकल बेसिस पे जजमेंट इसमें नहीं लिए जा सकते स्विंग वालों के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, बढ़िया, जजमेंट लिया जा सकता है, लेकिन स्विंग वालों के लिए कोई भी टेक्निकल बेसिस का जजमेंट नहीं है। यानी ये चार्ट टेक्निकली स्विंग वालों के काम का नहीं है अभी की डेट में, हमें ध्यान रखना है। अब इस चीज को आप नोट करिए, फिर भी जो एक्यूमुलेशन मोड में है और ये देख रहे हैं कि हम कोई 6 से 12 महीने में अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं क्या? 6 से 12 महीने में हम एक्यूमुलेट करने को तैयार हैं, तो उनके काम का ये चार्ट नजर आता है, ऐसा लगता है। बाकी आप अपने एडवाइस से जरूर कंसल्ट करिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये देखा जा रहा है। तो वो एक्यूमुलेशन मोड में जो देख रहे हैं वो डेफिनेटली देखें, क्योंकि ये स्टॉक जल्दी ही इन हाइज को क्लेम करने की कोशिश करेगा जो 840 है, और 840 जाने के बाद अगर इसके ऊपर टिक गया तो नए गेट खुलेंगे, जो स्टॉक के लिए 1000 प्लस से 1200 का गेट ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गेट ओपन कर देंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, विजन कम से कम 6-12 महीने का होना चाहिए, ये हमें डेफिनेटली ध्यान रखना है। रिव्यू पॉइंट हमारा 840 होगा, 840 के ऊपर रुकता है तो नए फिर गेट खुल जाएंगे, तो ये उनके काम का ज्यादा है। स्विंग ट्रेडर्स आर रिक्वेस्टेड टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ चार्ट एज पर माई एनालिसिस, बाकी आपकी इच्छा है। और स्विंग ट्रेडर कौन से? जो क्विक मूव चाहते हैं, जिनको 6-12 महीने का पेशेंस हो और जो इस हिसाब से सोच रहे हैं, तो उनको शायद ये चार्ट कुछ दे दे, कुछ निकाल के दे दे, या फिर नुकसान बढ़ाना हो, इतना तो पक्का है। तो ये सोना BLW के ऊपर स्टडी निकल के आती है, बुलिश है, हर तरीके से बुलिश है, हमें मानना होगा, बट स्विंग वालों के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, और अगर कोई भी गिरावट में वो लॉन्ग टर्म के लेवल्स कटते हैं तो फिर समझिए कि हमारा एक बार का
जो भी सोना बीएलडब्ल्यू को लेके बुलिश मूवमेंट था वो खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता वो होगा, बट अगर ऐसा हो तो मानना है कि वो खत्म हो चुका है, रिव्यू जरूर किया जाना चाहिए। बाकी जो भी था मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे से कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करने का कष्ट भी आप कर दीजिएगा। अगर ऐसी एनालिसिस आप मुझसे सीखना चाहते हैं 1 to 1, तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1 to 1 आप मेरे साथ सीख सकते हैं। इसका फीस 44,000 रहता है। अगर आपके बजट में है यू आर वेलकम, बजट में नहीं है यहां से जो भी लर्निंग मैं आपको दे रहा हूं वीडियो के थ्रू, उससे आप लर्निंग लेकर अर्निंग करिए। जिस दिन आपके बजट में आए आप आ सकते हैं हमारे पास और वेव एनालिसिस सीख सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके वेव एनालिसिस की डिटेल मंगवा सकते हैं। साथ में चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वेव एनालिसिस में नहीं आ सकते, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ट्रेंड के बारे में जान सकते हैं। अगर जानना चाहें तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।